हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोलॉजी लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ना लाइक है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य आर्द्रभूमि में तो गुजरात होगा। ओके, और आर्द्रभूमि 1971 में ईरान का एक रामसर जगह है, ठीक है, जिसको लेकर के ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है, रामसर साइट। भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ओके, अकक्ष जानते हैं गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान किस राज्य का है? आर्द्रभूमि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बोल रहा है, तो दूसरा स्थान किस राज्य का आएगा? आंध्रा का आएगा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान आंध्रा और पहला स्थान पर गुजरात आएगा। ओके, 2020 में विश्व की आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? 2020 में थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। ओके, 2020 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता ये थी, अर्थात जो आर्द्रभूमि से संबंधित है वही नाम रखा गया, प्लस जैव विविधता जोड़ दिया गया। 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? 2021 में आर्द्रभूमि के साथ साथ जल, ठीक है, पहले आर्द्रभूमि के साथ 2020 में था आर्द्रभूमि और जैव विविधता, फिर 21 में क्या होता है? आर्द्रभूमि के साथ साथ जल आता है, ठीक है। ये 2020 में आर्द्रभूमि और जैव विविधता, और 2021 में आर्द्रभूमि और जल है। बेम्बानंद कोल आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो बेम्बानंद कहाँ? केरल में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो बेम्बानंद कोल आर्द्रभूमि है ये केरल में पड़ता है। ओके, भारत में कुल लगभग क्षेत्रफल कितना है रामसर स्थलों का? कुल क्षेत्रफल आपको 13.13 मिलियन हेक्टेयर है। ओके, 13.13 मिलियन हेक्टेयर है रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल। कहाँ? विश्व में कि भारत में? सिर्फ भारत में 13.3। ओके, 13.3 मिलियन हेक्टेयर होगा। भारत में कोस्टल आर्द्रभूमि यानी प्राकृतिक वाला का प्रतिशत कितना है? तो भारत में कोस्टल आर्द्रभूमि यानी कोस्टलाइन नेचुरल बताना है कि कौन सा होगा आपका। 13 का सी 24% है। कोस्टल आर्द्रभूमि का प्रतिशत कितना है? 24%। भारत में कोस्टल आर्द्रभूमि जो मानव निर्मित है का प्रतिशत कितना है? नेचुरल का 24% है, जबकि ह्यूमन का कितना है? तो 3% है रोल। ओके, भारत में कोस्टल आर्द्रभूमि मानव द्वारा निर्मित 3%, जबकि 24% नेचुरल है आर्द्रभूमि का प्रतिशत। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रामसर स्थलों में क्षेत्रफल के मामले में गुजरात है। बेम्बानंद कोल जो है आपका केरल में है। ओके, आर्द्रभूमि प्रदूषण नियंत्रण में किस प्रकार सहायता करती है? तो ये जल को इस भंडारण में सहायक जरूर करती है, ठीक है, या फिर प्रदूषकों को हटाती है। तो ये प्रदूषकों को हटाती है, केवल जल नहीं बल्कि प्रदूषकों को हटाती है। आर्द्रभूमि प्रदूषण नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है? तो ये प्रदूषक जो होती है, ओके, पॉल्यूटेंट, उसको हटाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो जैव विविधता प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ रहा है कि कब हुआ था। 2003 को हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2003 को हुई थी। ओके, जब जैव विविधता प्राधिकरण का ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुआ? 2003 में। भारत में हाथी परियोजना वर्ष कब चालू हुआ था? 1992 में या 1989 में हाथी परियोजना चालू हुआ था? 1992 में चालू हुआ था। ठीक है, 1992 में चालू हुआ था। ओके, अब 92वां संविधान संशोधन 4 लैंग्वेज जुटा था ना, 92, तो 1992 से याद करना है। हाथी परियोजना किस वर्ष चालू हुआ था? 1992 को। ओके, और हाथी को भारत का विरासत एनिमल कहा जाता है। ओके, 1992 को हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था। 2003 को जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस कटिबंध में स्थित है? फूलों की घाटी आपका पड़ेगा उधर, उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन ये शीतोष्ण अल्पाइन कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड तरफ है, शीतोष्ण अल्पाइन की तरफ पड़ता है, ना केवल उपोष्ण। ओके, शीतोष्ण अल्पाइन की तरफ फूलों का घाटी पड़ेगा। ठीक है, भारत का उत्तरी क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है, जबकि वेस्टर्न क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक है, उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो शीतोष्ण अल्पाइन में क्या पाया जाता है? फूलों की घाटी। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ओके, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए। अब फूलों का घाटी कहाँ है? शीतोष्ण अल्पाइन में। ओके, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सांगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, संघाई नहीं, सांगाई हिरण जो केबू लामजाओ में पाई जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ओके, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सांगाई के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, सांगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध कौन है? केबू लामजाओ। WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना कब शुरू किया गया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहलाता है। ये कब शुरुआत किया गया? 33 का C 96 में चालू किया गया था। ओके, WWF के से लाल पांडा परियोजना शुरुआत हुआ था 1996 को। ओके, 2000 होने से 4 साल पहले लाल पांडा परियोजना चालू हुआ था, जबकि हाथी परियोजना 1992 को चालू हुआ था। ओके, तो लाल पांडा परियोजना कब शुरुआत हुआ था? 1996 को। लाल पांडा परियोजना 1996 को और हाथी परियोजना 1992 को चालू हुआ था। प्रदूषण के संबंध में किससे है? प्रदूषण का संबंध किससे है? भूमि, जल एवं वायु से है।
प्रदूषण का संबंध किससे है? भूमि, जल एवं वायु से है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बी है, अपघटन नहीं, यह बहुत धीमा है। ओके, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक जो होती है, पहला तो ये इसका अपघटन नहीं होता है, अगर होता है तो ये बहुत धीमा होता है। ओके, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होती है, कंपोनेंट पॉल्यूटेंट जो होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। ओके, पर्यावरण अधिनियम 1986 जो कहा जाता है, ये संरक्षण अधिनियम है, ये पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है। ओके, मोटर व्हीकल एक 1988 हो गया। ओके, जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती है, ओके, नॉन डिग्रेडेबल बायो सब्सटेंसेस जो होती है पॉल्यूटेंट में कौन कौन शामिल है जैव अनिम्नीकरणीय में? तो प्लास्टिक है, भारी धातु है, रेडियोधर्मी तत्व होगा। ओके, प्लास्टिक होगा, भारी धातु होगी और रेडियोधर्मी जो तत्व है ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों में शामिल है। ये जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। प्लास्टिक, धातु, रेडियोधर्मी एलिमेंट, ये सब वगैरह। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली कौन सी गैस प्रदूषक में आती है? अगर जैविक सब्सटेंस सड़ेगी तो उसमें प्रदूषक में कौन कौन आ जाएगा? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो कंपोनेंट है ये आएगी। ओके, मानव जनित प्रदूषकों का उदाहरण क्या है? गैस और धुआं है। क्या है? गैस और धुआं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक कौन कहलाता है? डीडीटी कहलाएगा, ठीक है, डीडीटी। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहेंगे? डीडीटी को। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन शामिल है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, NO, ठीक है, और कणकीय पदार्थ जो कण छोड़ता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सब। पैराडॉक्स पैरोएसिटाइल, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है? तो किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी है, ठीक है। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है? तो सेकेंडरी है, द्वितीय है। ओके, निस्तारण प्रकृति के आधार पर प्रदूषकों का वर्गीकरण किस प्रकार का होता है? डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दोनों तरीके से। ओके, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके से होता है निस्तारण प्रकृति, यानी जो टूटता है ना उस प्रकार धीरे धीरे जो खत्म होने के कारण तरीका पर, ये दोनों तरीके से खत्म होता है, लेकिन यही है कि अनिम्नीकरण बहुत ही धीरे होती है। ओके, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? सेकेंड द्वितीयक है। ओके,
एंथ्रोपोजेनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक के लिए कौन सा सही है? मानवीय प्रभाव होगा। ओके। एंथ्रोपोजेनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मानवीय प्रभाव के लिए किया गया है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। ओके। एंथ्रोपोजेनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानवीय इफेक्ट के लिए, ह्यूमन इफेक्ट के लिए। और मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी नहीं को पढ़ते हैं, उसी से संबंधित है, मानव के बारे में पढ़ना होता है उसी। आर्द्र भूमियों के निस्यंदक फिल्ट्रेट क्यों कहा जाता है? यानी निस्यंदक माने फिल्टर, निस्यंदक का इंग्लिश क्या होता है? फिल्टर। आर्द्र भूमियों का फिल्टर क्यों कहा जाता है? यानी निस्यंदक क्यों कहा जाता है आर्द्र भूमि को? क्योंकि यह अवसाद को ट्रैप करता है। क्या करता है? अवसाद को ट्रैप करता है। आर्द्र भूमियों जल को किस प्रकार शुद्ध करती है? प्रदूषकों को हटा करके करती है। क्या करती है? प्रदूषक को हटा देती है, इसीलिए फिल्टर इसे कहा जाता है। अवसाद को ट्रैप कर लेता है। ओके। रेसिडुअल जो सब्सटेंसेस होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रैप करता है। आर्द्र भूमियां जल को किस प्रकार शुद्ध करता है? तो प्रदूषकों को हटा देता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? तो जैव विविधता किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता के संरक्षण से 2002 अधिनियम है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ओके। ये अधिनियम कब आया था? 2002 को आया था, जैव विविधता अधिनियम। ओके। जो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित था। फ्लाइंग फॉक्स किस जीव से संबंधित है? चमगादड़ से संबंधित है। फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट किसका नाम है? तो फ्रूट बैट किसका नाम है? चमगादड़ का। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट चमगादड़ का नाम है। डुगोंग किस प्रकार का जीव है? डुगोंग स्तनधारी टाइप का जीव है। ठीक है। डुगोंग क्या है? स्तनधारी होगा। ठीक है। डुगोंग स्तनधारी है। अंडमान निकोबार सामान्य रूप से कॉर्डेटा वर्ग में मछली आता है। ओके। रेप्टाइल में सरीसृप। अंडमान निकोबार क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाला समुद्री जीवों में कौन शामिल है? तो डुगोंग भी मिलता है अंडमान निकोबार में, जो स्तनधारी है। पहला डुगोंग सबसे पहले, डॉल्फिन और व्हेल ये सभी क्या है? स्तनधारी है। ठीक है। डुगोंग, डॉल्फिन और व्हेल अंडमान निकोबार क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाला समुद्री जीव है। कौन कौन? डुगोंग, डॉल्फिन और व्हेल तीनों पाया जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। ओके। भितरकनिका उड़ीसा में है। ओके। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिंगम कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। ओके। इनमें से कौन गैसीय प्रदूषक है?
कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तीनों ही है। और सभी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार के प्रदूषक की श्रेणी में आता है? ये गैसीय तत्व है जो किसके तहत गैसीय प्रदूषक के गैसीय पॉल्यूटेंट के रूप में आएगा, CFC। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक का उदाहरण है? तो देखिए, जैव अपघटनीय प्रदूषण का एग्जाम्पल इसमें से ए तो है ही नहीं है, तो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो भी रहे वो खत्म हो जाएगी। ये है जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है प्लास्टिक, नहीं होना चाहिए था, लिखता तो सही होता है ये आंसर। जो प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटीय या जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। ओके, प्रदूषकों को जैव अपघटीय एवं अनअपघटनीय में वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बी, ओडम को दिया जाता है। ठीक है, प्रदूषक को जैव अपघटनीय एवं अपघटीय और अनअपघटनीय में वर्गीकृत किया जाता है का श्रेय किसे जाता है? तो ओडम को जाता है। ओके, ओडम ने किया था वर्गीकृत निम्नीकरणीय जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल आर्द्रभूमि का है गुजरात में, दूसरा नाम पर आंध्रा पर। ओके, केरल में बिम्बानंद पड़ता है आर्द्रभूमि क्षेत्रफल, और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्रफल तमिलनाडु में है। ओके, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आर्द्रभूमि का परसेंटेज बताना है अपने देश के, कितना परसेंटेज है? 4.63%। ओके, 4.63% जो है ये आर्द्रभूमि का परसेंटेज है। वर्ष 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? 2022 में आर्द्रभूमि की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि, लोगों और प्रकृति। ओके, लोग और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि थी ये 2022 में। तो 2021 में तो आर्द्रभूमि और जल था, आर्द्रभूमि और जल। और जैव विविधता अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 2020 वाला में था, 2021 वाला में आर्द्रभूमि और जल था, 2022 वाला में लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि होगा। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? तो कौन सी है? बेम्बानंद कोल्ड आर्द्रभूमि है। कौन सी? बेम्बानंद कोल्ड आर्द्रभूमि है। भारत में इनलैंड आर्द्रभूमि यानी प्राकृतिक का प्रतिशत कितना है? यानी इनलैंड आर्द्रभूमि कहा जाए भारत में, यानी नेचुरल कितना परसेंटेज है आपका? तो 24% है या फिर 43% है? 43% है इनलैंड आर्द्रभूमि। ओके, कितना है भारत में इनलैंड आर्द्रभूमि प्रकृति वाला? तो 43% है। और 13.3% मिलियन हेक्टेयर है भारत में रामसर स्थलों का क्षेत्रफल, 13.33 मिलियन हेक्टेयर। भारत में इंग्लैंड आर्द्रभूमि यानी मानव निर्मित जो है उसका प्रतिशत कितना है?
तो कितना है भाई, 12 का 30% है। ओके, भारत में इनलैंड आर्द्रभूमि का प्रतिशत कितना है? 30% है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका कौन सा पड़ेगा? सुंदरवन। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा पड़ेगा? सुंदरवन। अब भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन पड़ेगा? रेणुका आर्द्रभूमि। कौन पड़ेगी? रेणुका वाला आर्द्रभूमि है ना, ये पड़ेगा। अब भारत में कोस्टल आर्द्रभूमि कितना % है? कोस्टल वाला। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि मृदा अपरदन के संदर्भ में क्या भूमिका निभाती है? तो कौन सी भूमिका निभाती है? अपरदन नियंत्रित करती है। क्या करती है? अपरदन नियंत्रित करती है। आर्द्रभूमियां मृदा अपरदन के संदर्भ में क्या भूमिका निभाती है? तो अपरदन, जो मिट्टी होती है उसको रोकती है बहने से। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 को। ओके, 2002 से 2 साल ज़्यादा। जैव विविधता वाला, ठीक है, जैव विविधता वाला अधिनियम 2002 को पारित हुआ था। डुगोंग किस वर्ग का जीव है? ये स्तनधारी है। और हाथी परियोजना 1992 को चालू हुआ था। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, इसलिए नाम इसका सुंदरी पड़ा है, सुंदरवन। फूलों का घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी? तो फूलों की घाटी की खोज किसने किया था? फ्रैंक स्माइथ ने और होल्ट्सवर्थ ने किया था। फ्रैंक स्माइथ है और होल्ट्सवर्थ ने फूलों की घाटी की खोज किया था। ये फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? तो शीतोष्ण अल्पाइन वाला में पड़ता है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, दाचिंगम वाला। किस लिए फेमस है भाई? तो हंगोल मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हंगोल मृग के लिए प्रसिद्ध है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए। लाल पंडा भारत के लिए किस क्षेत्र में पाया जाता है? लाल पंडा भारत के किस क्षेत्र में पाता है? पूर्वी हिमालय में पाया जाता है लाल पंडा। पूर्वी हिमालय में लाल पंडा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लाल पंडा किस नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है? कैट बियर के नाम से जाना जाता है। लाल पांडा को कैट बियर कहा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। प्रदूषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्रदूषण शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन से हुई है। किससे हुई है? लैटिन से हुई है। प्रदूषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज है। ओके, यानी पॉल्यूटेंट जो है कि कहाँ से है? पॉल्यूटेंट लैटिन है। मानव जनित प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का संबंध किससे हो सकता है? यानी प्रदूषण किस किस में हो सकता है? भूमि का भी हो सकता है, जल का भी हो सकता है, वायु का भी हो सकता है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का एग्जाम्पल क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक है जो नहीं खत्म होती है जल्दी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया था, जो पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण करता है।
नेक्स्ट है 2002 को कौन सा अधिनियम आया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? जैसे डीडीटी जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक है, जो मूल स्वरूप में प्रदूषण फैलाते हैं, मूल स्वरूप में ही, यानी बदलने की कोई जरूरत नहीं है दूसरे रूप में, मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैलाने लगते हैं। ठीक है। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? तो प्राकृतिक प्रदूषक का एग्जाम्पल कौन सा है? ज्वालामुखी विस्फोटक, ये नेचुरल पॉल्यूटेंट है, नेचुरल पॉल्यूटेंट करता है ज्वालामुखी विस्फोट। ओके। निम्न में से कौन सा नेचुरल पॉल्यूटेंट का स्रोत है? तो नेचुरल पॉल्यूटेंट का स्रोत हो जाएगा सभी, भूकंप भी, वनाग्नि भी, ओके, वनाग्नि भी, यानी वन में अग्नि लगना, वन अग्नि कहलाता, वन अग्नि। ओके। वनाग्नि भी होगा। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीय होता है, दो प्रकार का। स्वरूप के आधार पर प्रदूषकों के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं स्वरूप के आधार पर। प्राथमिक प्रदूषक की सही परिभाषा क्या है? जो मूल स्वरूप में प्रदूषण फैलाते हैं उसी को कहते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOC किस श्रेणी में आते हैं? तो VOC जो आएंगे प्राथमिक प्रदूषक में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? प्राथमिक प्रदूषक में आएंगे VOC। ओजोन द्वितीय प्रदूषक का एग्जाम्पल है। ओजोन जो है ये द्वितीय सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है ओजोन। ओके। दो ही टाइप का तो पाया जाता है, यानी डायरेक्ट नहीं इफेक्ट डालती है ये। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक का एग्जाम्पल कौन सा है? जो बायोलॉजिकल तरीके से खत्म हो जाएगा। घरेलू कचरा जो होता है ये समाप्त हो जाएगा। ओके। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक जो नॉन डिग्रेडेबल को नियंत्रित करना कठिन क्यों होता है? इनका अपघटन नहीं होता या बहुत धीमा होता है? निस्तारण प्रकृति के आधार पर दो प्रकार बांटा गया, यानी दो प्रकार तरीके से प्रदूषण पॉल्यूटेंट खत्म होता है, एगो बायोलॉजिकल तरीके से, एगो नॉन बायोलॉजिकल तरीके से। जैसे जैव निम्नीकरणीय हो गया, अजैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। मनुष्य द्वारा उत्पन्न करने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक मुख्यतः किस कारण से पर्यावरण में प्रदूषण प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषक है ये। ठीक है, इसी के जरिए प्रवेश करता है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक किसके जरिए फैलता है? तो मानव जनित प्रदूषक है, मानव लोग फैलाता है। आर्द्रभूमियां किस संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है? तो आर्द्रभूमियां जो है किस प्रकार सहयोग करती है? अपसादन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, किसके प्रक्रिया द्वारा? आर्द्रभूमि संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक होती है। कैसे? अपसादन संतुलन के द्वारा। कौन सा? अपसादन संतुलन। आर्द्रभूमियां मृदा स्थिरीकरण में कैसे सहायक होती है? मिट्टी की स्थिर बनाए रखकर। ठीक है, आर्द्रभूमियां मृदा स्थिरीकरण में कैसे सहायक होती है? मिट्टी को स्थिर बनाए रखकर ये आर्द्रभूमियां मिट्टी को स्थिरीकरण कर देता है।
जिससे प्रदूषक नहीं फैलता है। आर्द्रभूमियाँ जो होती है जल को कैसे शुद्ध करेगी, तो प्रदूषक को हटा देगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? जैव विविधता का बोल रहा है, संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1991 से 1992 के बीच में, यानी 1992 का खाली याद रखिएगा ना, 92 में आया था। ठीक है, 90 से 2 ज़्यादा जैव संरक्षण योजना 1992 को आया था। ओके, अब भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? 2003 में। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? 2003 में लागू किया गया। ओके, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में, जबकि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1992 को आया था। जैव विविधता ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। टम्बलाकोक यानी डोडो वृक्ष के प्रजनन में विफलता का मुख्य कारण क्या है? फल खाने वाले डोडो पक्षी का विलुप्त होना। फल खाने वाले जो डोडो है वो पक्षी क्या हो गया? विलुप्त हो गया है। ये टम्बालोक यानी डोडो को कहा जाता है के प्रजनन, डोडो वृक्ष के प्रजनन में विफलता का मुख्य कारण क्या है? डोडो पक्षी मूल रूप से कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस में। मूल रूप से मॉरिशस का है डोडो। ओके, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट किसका नाम है? चमगादड़ का। अंडमान निकोबार में कौन सा सरीसृप समुद्री जीव पाया जाता है? अंडमान निकोबार में कौन सा समुद्री जीव पाया जाता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ओके, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार समुद्री जीव। और अंडमान निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो पाए जाते, साथ ही डुगोंग भी, डॉल्फिन भी, व्हेल भी पाया जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मणिपुर में है। ओके, जो शंघाई हिरन के लिए जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एमपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है, सांभर राजस्थान में। निस्तारण जिसे डिग्रेडेशन कहते हैं की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? निस्तारण 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, डिग्रेडेशन के आधार 2 तरीके से, जैव और अजैव दोनों। सीएफसी क्या गैसीय प्रदूषक है? जो प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपना विषाक्त प्रभाव खो देता है उन्हें क्या कहते हैं? विषाक्त प्रभाव खो देगा। जैव अपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। जैव अपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनअपघटनीय यानी जैव अनवीनीकरणीय प्रदूषक है? तो ये सभी है, सभी नहीं खत्म हो सकता। जैव अनवीनीकरणीय सीसा, पारा, आर्सेनिक ये सभी। ओके, BHC DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? यह प्राथमिक प्रदूषक है। क्या है? प्राथमिक प्रदूषक और अनअपघटनीय है। ओके, अनअपघटनीय है यानी कहने का मतलब जैव अनवीनीकरणीय है। तो इस प्रकार आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के चैनल ये सहयोग से मेरा छोटा सा चैनल ग्रोथ करेगा।
ना पसंद है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दिए क्या सुधार करना है। जहाँ तक मेरे पास जो सोर्स है वही उसका यूज किया हूँ दोस्तों। प्लीज़ सहयोग करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।